गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का लेसन नंबर फर्स्ट स्टडी करेंगे, जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट को कहते हैं। पादपों को मुख्य 5 भागों में डिवाइड किया था। याद होगा आपको क्लास 11 में। सबसे पहले एल्गी था, दूसरा ब्रायोफाइट था, तीसरा टेरिडोफाइट था, चौथा जिम्नोस्पर्म था और सबसे वेल डेवलप्ड, सबसे विकसित प्रकार के जो पादप हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। 5वां ग्रुप था ये। इस लेसन में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, किसमें, आवर्तबीजी पादपों के बारे में। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आवर्तबीजी पादपों में 2 टर्म्स दी हुई है। एक तो बीजाणुद्भिद, जिसको बोलते हैं 2N। एक नाम आता है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। 2 नाम आते हैं, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। तो यहाँ पर युग्मकोद्भिद तो होता है N। इसका जो मुख्य पादप होता है उसी को क्या बोलते हैं, जो हम चारों तरफ पेड़ पौधे देखते हैं उसी को बोलते हैं बीजाणुद्भिद। क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद पर। और बीजाणुद्भिद पर जो नर और मादा जन्नांग, नर मादा जन्नांग, उससे जो युग्मक बनते हैं वो क्या होते हैं, N। लेकिन वो मुख्य पादप की तरह क्या नहीं कर सकते, स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकते। इन्हीं युग्मकों को ही क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद। तो आवर्तबीजी पादपों का बीजाणुद्भिद तो स्वतंत्र उग सकता है, लेकिन युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसलिए युग्मकोद्भिद और मुख्य पादप में गुणसूत्र होते हैं द्विगुणित। द्विगुणित को बोलते हैं 2N। अब चलते हैं इस लेसन में। हमारे जो जनन की विधियां दी हुई हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। 2 प्रकार का जनन दिया हुआ है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, जब मुख्य पादप का ही भाग अलग हो जाए किसी कारण से, या मुख्य पादप में ही बिना निषेचन के या बिना युग्मक निर्माण के, युग्मकों का निर्माण भी नहीं हो और निषेचन भी नहीं हो, और जब युग्मक ही नहीं बनेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा। तो पहला जो जनन है अलैंगिक जनन, ऐसा जनन जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के युग्मक संलयन नहीं होता है। बिना युग्मक संलयन के जब नए जीव का या नए पादप का निर्माण हो जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन को ही क्या कहते हैं, जो 4 नंबर लेसन में इसी के ही प्रकार हैं, असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, मुख्य पादप का ही भाग टूट के अलग होगा, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, या मुख्य पादप में ऐसी संरचनाएं बनेंगी जो गिरने के बाद नए पादप का निर्माण कर देती हैं। तो इसमें जो नया पादप होगा वो सेम कॉपी होगा, अपने जो जनक पीढ़ी है उसकी सेम क्या होगा, कॉपी होगा। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो कौन से विभाजन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं, कौन से जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। इसमें जो नई जो पीढ़ी बनेगी वो सेम कॉपी होगी, इसलिए इसकी जो आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। अब इसी में ये इसके प्रकार दे रखे हैं कि किस किस विधियों द्वारा होता है। पहला है अनिषेक बीजता। तो बीज तो बनता है लेकिन बिना निषेचन के ही बनता है। तो ऐसा निषेचन जिसमें बीज का निर्माण बिना युग्मक सलन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजता। क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता। अब अगला आता है कायिक जनन। तो कायिक जनन में हमने सबसे पहले शुरू में ही बात कर ली थी कि कायिक जनन में क्या होगा, पौधे का कोई भाग अलग होगा, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे और कोई जनन भाग हो, उसी से नए पादप का निर्माण होगा। इसमें हम देखते हैं जो पादप का जो छोटा सा भाग हम लेते हैं काट के अलग, उसको क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछते हैं, परवर्त।
प्रवर्त किसे कहते हैं? जिसका उपयोग हम जनन के लिए करते हैं, कायिक जनन के लिए पादप का जो भाग हम उपयोग करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? प्रवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्त। अब ये जो हमारा जो कायिक जनन है ये अलग अलग प्रकार से करवा सकते हैं। एक तो वातावरण में अपने आप होने वाला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, एक हम करवा सकते हैं उसे बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। दोनों प्रकार का हो सकता है। पहला पढ़ते हैं हम प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में किसके द्वारा? तने के द्वारा। तो तने में आपने देखा होगा, तने के रूपांतरण पढ़े होंगे कक्षा 11 में। प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण क्या था? प्रकंद वास्तव में क्या है? तने का ही रूपांतरण है, लेकिन जमीन के अंदर अदरक लगती है, तो अदरक क्या है? तने का ही रूपांतरण। कंद, तो ये भी क्या है? आलू, आलू इसका एग्जाम्पल है। सलगकंद जो लहसुन है, प्याज घनकंद अरबी है। इसी प्रकार कुछ तने क्या होते हैं? जमीन के ऊपर भी पसरे हुए रहते हैं, जैसे ऊपरी बूस्तारी, इसमें घास आएंगे, थोड़े अंदर वाले अंतः बूस्तारी पुदीना, और जो भूस्तारी वाटर वाले स्ट्रॉबेरी, ये सभी क्या हैं? उदाहरण हैं तने के द्वारा। अब चलते हैं जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो जड़ों के द्वारा भी हम नया पौधा बना सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं कंदीय मूल बोलते हैं, या अपस्थानिक मूलों से ही हम क्या बना सकते हैं? उनको अलग करके नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। जैसे नीम है, चमेली है, शीशम है, इसी प्रकार शकरकंद है, एस्पैरागस है और डहेलिया। तो ये क्या हैं? जड़ों के द्वारा होने वाले जनन के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार अगला हम ले सकते हैं पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा भी जनन हो सकता है। तो पत्तियों में ये क्या होती हैं? पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं, उन पर मिट्टी चढ़ जाती है, फिर बरसात होती है, तो उस मिट्टी से जो पत्ती के किनारे होते हैं ना, ये किनारे, इनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इनसे नई नई क्या निकलने आ जाती हैं? नई शाखाएं निकल आती हैं, कलिकाएं। तो एग्जाम्पल मैन पूछे जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम या बिगोनिया। बिगोनिया में कौन से भाग से होता है? पर्णवृंत। तो यहाँ पर जो डंठल होती है ना, उसको बोलते हैं पर्णवृंत। उससे क्या होता है? कायिक जनन होता है, पर्णवृंत। इसी प्रकार कोई जनन भाग से भी हो सकता है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो जननांग में आपको एग्जाम्पल याद रखना है। पुष्प कलिका के स्थान पर क्या होती है? विशेष प्रकार की संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें कहते हैं प्रकलिका, बुलबिल्स। और ये क्या हो जाती हैं? जमीन पर गिर जाती हैं और इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो जनन भाग में क्या लिखोगे? प्रकलिका या बुलबिल्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? रामबास अगेव बोलते हैं, और रतालू डिस्कोरिया, याद रह जाएंगे। तो अगेव और डिस्कोरिया या रतालू दो एग्जाम्पल हैं, तो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। मनुष्य कुछ विशेष प्रकार के कृत्रिम भी करवा सकता है। तो कृत्रिम में हमारे 3 प्रकार के, एक तो कटिंग के द्वारा, कर्तन के द्वारा, दाब लगाकर, और रोपण के द्वारा, ग्राफ्टिंग, पेम चढ़ाना। तो सबसे पहला है कर्तन के द्वारा। अगर हम स्तंभ का कोई भाग छोटा सा टुकड़ा काट के और उसको जमीन में रोप दे और उससे नया पौधा बना ले, किससे? स्तंभ या तना बोलते हैं, उससे नया पौधा बना लें, तो स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उन टुकड़ों को अलग अलग जगह लगा देते हैं, उनसे नया पौधा बना लेते हैं। तो वहां पर तो पीछे वालों में तो अपने आप ही वो टूट रहे थे, अलग हो रहे थे, और नया पौधा बना। यहाँ पर हम करवा रहे हैं तो स्तंभ भाग को टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे। तो एग्जाम्पल याद रखना है, गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगनविलिया है। तो 2-3 एग्जाम्पल आपको याद होने ही चाहिए। इसी प्रकार मूल, जड़ के अगर टुकड़े कर दें छोटे छोटे, उनको लगा लें, तो जैसे नींबू है, अमरूद है, सेब है, चेरी है, इनके। इसी प्रकार दाब लगाना। तो दाब लगाने में क्या होता है? मुख्य पादप को हम काटते नहीं हैं, मुख्य पादप की जो शाखाएं होती हैं उनको अलग नहीं करते हैं काट कर, बल्कि उन शाखाओं को ही मिट्टी में दबा देते हैं। अगर शाखा मुलायम है तो मिट्टी में दबा देंगे, शाखा कठोर है तो पौधे के ऊपर ही उसको गिला करके उससे जड़ निकलवा लेंगे। तो दाब लगाना क्या होता है? मुख्य पादप से शाखाओं को बिना अलग किए हुए ही उनसे जड़ निकलवाना या उनसे जड़ें प्रेरित करवाना, उसे बोलते हैं दाब। इसमें है, पहला है टीला दाब। तो
तो टीला दाब में क्या होगा, इसमें जो पौधा है उसकी मुलायम शाखाएं, अगर पौधा मुलायम है तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे पौधे की जो मेन शाखा है उसको जमीन में ऐसे दाब देंगे और यहाँ पर इसको गिल्ला रखेंगे कई दिनों तक, तो यहाँ से क्या निकल आएंगी, जड़ें। इसी को बोलते हैं दाब लगाना। दूसरा है गुट्टी लगाना या वायुदाब। तो गुट्टी में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए शाखा थोड़ी कठोर है और लचीली नहीं है तो उसको हम जमीन में नहीं दाब सकते, तो हम क्या करेंगे, उस शाखा का ऊपर का छिलका छील लेंगे और छिलके छीलने पर उसके ऊपर रस्सी बांध देंगे। इसी को बोलते हैं, इस ढके हुए भाग को, इतने भाग को क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुट्टी। और इससे नई जड़ें उत्पन्न कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं वायुदाब या गुट्टी लगाना। अगला आता है सबसे जो फेमस है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं पेम चढ़ाना कहते हैं। तो इसमें दो भाग होते हैं। एक तो ये मान लीजिए ये पौधा है, मेन पौधा, जिस पर हमें क्या करना है, ये मान लीजिए हल्की झाड़ी है जिस पर छोटे बोर लग रहे हैं, इस पर हमें कौन से गुण चढ़ाने हैं, बड़े बोर वाले। तो जिस पर बड़े बोर वाली की जो क्वालिटी लाएंगे, उसकी जो शाखा लाएंगे, उसे तो हम कहते हैं कलम। और इस जो हल्की क्वालिटी की है, इस पर लगानी है, इसको बोलते हैं स्कंद। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं आती हैं, कलम और स्कंद। अच्छी किस्म के पादप के उस हिस्से को जिसका रोपण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बढ़िया क्वालिटी की जो डाली लाएंगे उसको तो बोलते हैं कलम। और इस डाली या इस शाखा को जिस पर सेट करना है उसको बोलते हैं स्कंद। तो दो परिभाषाएं हैं, कलम और स्कंद। अब इसके अलग अलग प्रकार हैं ग्राफ्टिंग के। पहला है, अगर हम कलम और स्कंद में क्या कर लें, वी आकार का कट लगा लें। इसमें दोनों की मोटाई क्या होनी चाहिए, आकार क्या होना चाहिए, समान होता, तो इसे बोलते हैं जीवारोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवारोपण। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, जीवारोपण। सेकंड आती है फच्चर रोपण। इसमें क्या करते हैं, दोनों का व्यास समान होना चाहिए, स्कंद और कलम का दोनों का क्या होना चाहिए, व्यास समान होना चाहिए। फिर उनमें चीरा, वी आकार का चीरा लगा के बांध देते हैं। तीसरा है मुकुट। तो मुकुट में क्या होगा, जो हमारी जो कलम है वो तो होगी खूब सारी, लेकिन स्कंद में छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं, उस पर छोटे छोटे ऐसे छिद्र करके उसमें क्या लगा देते हैं, कलम को रोक देते हैं। तो ऐसा क्या बन जाएगा, टोपी सी बन जाएगी, मुकुट, सर पर पहनने वाला ना वैसा, तो उसे बोलते हैं। इसमें क्या होनी चाहिए, स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होनी चाहिए। तो मेन क्या होता है, स्कंद तो मोटा होगा, कलम छोटी छोटी लगाते हैं। इसी प्रकार कलिका रोपण क्या होता है, कलिका रोपण में हम क्या करते हैं, टी आकार का कट लगा देते हैं, किसमें, स्कंद में, और टी आकार के कट में उसमें क्या लगा देते हैं, फिर कलिका रोप देते हैं। तो ये थे हमारे रोपण की विधियां। तो रोपण की विधियां कितनी थी, 4 थी। पहली जीवारोपण, दूसरी फच्चर रोपण, तीसरा मुकुट रोपण, चौथा कलिका रोपण। तो ये आपको याद रखनी है।